नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारे पूरे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है? और सबसे बड़े सब्जेक्ट में भी इससे भी एक है, ठीक है? तो मतलब इतिहास का आज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विषय की चर्चा की जाएगी, ठीक है? और इसके साथ ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, कुछ आंसर्स भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और हम समझेंगे कि फाइनली हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किस-किस लोगों की कितनी भूमिका है, कितना योगदान है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने विषय को। आज हमारे जो चैप्टर 21 है, पहले हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, फिर हम इसके ऊपर आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक सेकंड, ये देखिए, हमने जो हमारा टीएमए का हिस्सा है 60%, 40% जो हमारा टीएमए है, मतलब सिर्फ एक असाइनमेंट लिखना है, और 60% जो हमारा मेन एग्जाम है वो हमारे आपके सामने है, ठीक है दोस्तों? तो हमने इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका हमने चैप्टर आपको करवाया था 16, 18 और 19 का, 20 का, और आज हम 21 के साथ मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यानी कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हमारे पास पूरी तरीके से आज के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और फिर मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पे हर बार की तरह स्रोत क्या है हमारे पास? एनआईओएस के हमारे बुक्स, एनसीईआरटी किताब और मेरे यूपीएससी के कुछ पर्सनल नोट्स, जिसके साथ हम इसकी शुरुआत कर देंगे, ठीक है? चैप्टर 21। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या? इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, और गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो वैसे भारतीय राजनीति जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको ऑलरेडी 4 फेज होते हैं, ठीक है? नरमपंथी, गरमपंथी, ठीक है? उसके बाद क्रांतिकारियों का दौर, और फिर गांधी जी का जो जन आंदोलन था उसका दौर। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से लेकर के इसकी बात की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है? क्या इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्र के रूप में अगर कोई आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो कांग्रेस की स्थापना के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? आइए शुरू करते हैं आगे, ठीक है? हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, 1885 में। उस टाइम पे जब उसकी शुरुआत हुई तब उसमें 72 सदस्य थे, जिनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वो एक पूर्व अंग्रेजी आईएएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर, जिसको आज के डेट में आईएएस कहते हैं, तो आईसीएस ऑफिसर एओ ह्यूम का था, ठीक है? और इस समय जो अध्यक्ष बने थे, वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। तो क्या इससे पहले, क्या कांग्रेस से पहले कोई देश के अंदर कोई संगठन नहीं था जो मतलब इस तरह की बातें करे, जो कि देश की आजादी के बारे में मामला उठाए? तो ऐसा नहीं था कि देश से पहले कोई कांग्रेस के संगठन नहीं थे। कांग्रेस से पहले भी देश के अंदर कई सारे संगठन, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन था, पूना सार्वजनिक सभाएं थी, ठीक है? मद्रास महाजन सभा था, इसके साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन था, सबसे पहले तो लैंड होल्डिंग सोसाइटी थी। तो ये सारे जो संगठन थे, ये सारे जो पार्टियां थी, ये पार्टी भी काम कर रही थी, लेकिन इन पार्टियों का जो मुख्य भूमिका था, ये था कि ये क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा उठाती थी, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। और राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा उठाने का जो श्रेय जाता है, वो कांग्रेस को जाता है। यानी कि कांग्रेस का जो मूल लक्ष्य था कि भारतीयों को ये जगाना कि वो एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र के रूप में काम कर रहे हैं, ये बात सिर्फ कांग्रेस ने जगाई थी, ना कि किसी और पार्टी ने, ठीक है? और ये जो पुरानी जो क्षेत्रीय दलें थी, इनकी क्या मांगे हुआ करती थी? इनकी मांग थी कपास पर जो आयात कर है, इसकी कम की जाए, ठीक है? भारतीयकरण हो, कहाँ पे? विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, ठीक है? उसके साथ प्रशासनिक क्षेत्रों में। अफगान की जो नीतियां थी, अफगान नीति क्या थी भारत की? अफगान के अंदर युद्ध चल रहा है और उसका धन कौन खर्च करेगा? उसका धन करेगा भारतीय। क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेजों की इच्छा है। तो ये तो जो अफगान नीति थी, उसका भारतीय जो थे पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे। ये जो अफगान नीति का जो परिणाम निकल रहा था, वो भारत के खिलाफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर में जो चीजें धन जो खर्च किया जा रहा था, जो भारतीय सैनिकों के साथ जो खर्च किए जा रहे थे, वो भारतीयों का खर्चा था। यानी कि वो भारतीयों के द्वारा लिया गया धन अफगानिस्तान में खर्च किया जा रहा था, ठीक है? युद्ध के रूप में, जिसके लिए भारतीय चाहते भी नहीं थे, ठीक है? तो इसका विरोध था। दूसरा क्या था? चौथा क्या था? चौथा था प्रेस एक्ट के बारे में। एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जितने भी भारतीय भाषाएं थी, उनका विरोध चालू हो गया। मतलब भारतीय भाषा जो थे, वो सरकार का विरोध नहीं कर सकते, जबकि यही
पर अधिकार अंग्रेजी समाचार पत्रों को नहीं लिखा गया। इसका कारण ये था कि जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे, वहाँ पे भारत की आम जनता का सीधा पहुँच था, और जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि वर्नाकुलर एक्ट के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच एक सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका होती है अमृत बाजार पत्रिका, मतलब न्यूज़पेपर का नाम है अमृत बाजार पत्रिका, जिसने क्या किया कि अपने आप को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि वो पहले जिस भाषा में लिखा करता था, वो पहले बंगाली में लिखा करता था, उसने स्वयं को अंग्रेजी में ट्रांसफर किया। अब वो अंग्रेजी में सरकार की आलोचना करता है, लेकिन करने लग गया, लिखी गए। और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नरमपंथियों के बारे में। ठीक है, नरमपंथी कौन थे? देखिए, नरमपंथी जो शुरुआत के जो कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे ना, वो सब के सब नरमपंथी हुआ करते थे। ठीक है, शुरुआत में जितने भी ये 72 सदस्य थे, इसके बाद भी जो मतलब सदस्य बने शुरुआती दौर के, वो सब के सब नरमपंथी थे। ठीक है, तो कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य थे का समूह जो अंग्रेजी व्यवस्था पर भरोसा करता था, साथ ही प्रेस और पत्रिका के माध्यम से बदलाव की मांग करता था। देखिए, जो शुरुआती सदस्य थे ना, वो अंग्रेजी व्यवस्था से पूरी तरीके से भरोसामंद थे। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी शिक्षा से परिपूर्ण थे, अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे लोग थे, और अंग्रेजी जो सिद्धांत थे उनसे इनका पूरी तरीके से संबंध था। और इनका मानना था कि जो अंग्रेजी व्यवस्था है सबसे उत्तम है, सबसे महत्तम व्यवस्था है, और इसके अंदर बस थोड़ी बहुत बदलाव करने की जरूरत है। इनकी जो मांगे हैं वो भी उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से अंग्रेज मांग किया करते थे। ठीक है, तो इनका मानना तो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या अंग्रेज उसी तरीके से काम करते थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो क्या था कि इनकी जो कुछ मांगे थी, यानी नरमपंथियों की जो मांगे थी, वो कुछ इस तरीके से थी, जैसे कि भारतीय प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियां मिले, कहाँ पे? विधान परिषद में और प्रशासनिक सुविधा में, न्यायपालिका में। ठीक है, भारतीय लोगों को मतलब भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, आईसीएस का भारतीयकरण हो, भारतीयकरण मतलब भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या की जाए। ठीक है, वन्य कानून में बदलाव किया जाए। देखिए, वन्य कानून में किस तरीके से बदलाव था कि पहले जो था कि वन जो था वो सार्वजनिक संपत्ति हुआ करती थी, यानी कि किसी के ऊपर इसके ऊपर कि ना किसी सरकार का अधिकार था, ना किसी राजा का अधिकार था। वहां पे वन संपत्ति जो थी, वहां के वन जो वनवासी लोग थे, उनका उस पर सीधा सीधा दायित्व हुआ करता था, और वही यहाँ से अनाज लिया करते थे, यहाँ से अपना भोजन लेते थे, वहां अपना आहार लेते थे, वहां पे अपने जलावन की लकड़ियां उठा के करते थे। तो ये सारा काम उनके द्वारा किया जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि वनों जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन का केंद्र है, तो उन्होंने क्या किया, वन को भी सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, और जो वनवासी लोग थे उनको एक सीमित स्थान पर सुरक्षित मतलब सीमित स्थान पर रख दिया गया। ठीक है, और पूरे वनों को अपने अंडर रख लिया गया। तो इसके माध्यम से अब अगर वो वनों में जाकर के कुछ एक्टिविटी करते हैं, यानी कि कुछ वो फसल लाने की कोशिश, कुछ फल लाने की कोशिश करते हैं, या फिर आहार लाने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा काफी कठोर नियम लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या था? अनुबंध मजदूरी। देखिए, अनुबंध मजदूरी क्या था? दास प्रथा तो देश के अंदर खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन एक अनुबंध मजदूरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर चल रहा था। ठीक है, यानी कि आपको इतना समय इस कार्य को करने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, यही होता है अनुबंध मजदूरी, कि आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 10 साल के लिए आपको इस कार्य को करना होगा। ठीक है, यही था अनुबंध मजदूरी। तो इसके तहत क्या होता था कि जितनी भी अंग्रेज की जो वाणिज्यिक खेतियां हुआ करती थी दुनिया भर के अंदर में, जैसे कि असम के अंदर में चाय बागान हो गया, मॉरिशस के अंदर में गन्ने की खेती हो गई। ठीक है, इस तरीके से उनके उनके कई बार केले की खेतियां हुआ करती थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की खेतियां हुआ करती थी। आप देख सकते हैं भारतीय जो डायस्पोरा है वो भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में आपको मिल जाएगा। उसका कारण भी यही था कि अनुबंध खेतियां जो थी, अनुबंध मजदूरियां जो थी, वो अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था। तो देखिए, यही सब कार्य नरमपंथी करवाया करते थे, और यही जो मांग रखते थे, इनका मांग क्या था कि वो पत्र पत्रिका के माध्यम से, यानी कि अपनी बातों को वो न्यूज़पेपर में छपवा करके एक सिग्नेचर पत्र यानी कि एक हस्ताक्षर करवा करके अपने वाक्यों को लिख करके और एक हस्ताक्षर करवा करके अंग्रेजों को भेजा करते थे। लेकिन अंग्रेजों को इसके ऊपर कोई खास असर पड़ा नहीं। ठीक है, हालांकि नरमपंथियों का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इन्होंने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंग्रेज किस तरीके से उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले किसी भी भारतीय ने, किसी भी पार्टी ने यह समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि किस तरीके से अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक शोषण किस तरीके से कर रहे हैं, और बाकी शोषण में आर्थिक शोषण के साथ साथ बाकी शोषण का ये आर्थिक शोषण किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये जमाने का श्रेय नरमपंथियों को जाता है। तो आर्थिक शोषण में नरमपंथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्वदेशी आंदोलन और बंगाली विभाजन। यहाँ पर एक दूसरा चरण चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अंग्रेजों ने पहली बार फूट डालो और राज करो की जो नीति है अंग्रेजों की, ये जो है इनका एक औपचारिक शुरुआत करती। ठीक है, औपचारिक शुरुआत मतलब
कानूनी रूप से इसकी शुरुआत कर दी, जहां पर उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, ठीक है, और उसी को उन्होंने अक्टूबर में प्राप्त भी कर लिया, ठीक है। तो क्या बंगाल विभाजन करना इतना आवश्यक था? तो देखिए, बंगाल जो था उस समय के पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और सबसे बड़ा राज्य था। देखिए, उस टाइम के बंगाल के हिस्से में आज का पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का कुछ हिस्सा और असम का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल हुआ करता था, ठीक है। इतने बड़े बंगाल को प्रशासन करना वाकई में कठिन था, लेकिन अंग्रेजों ने प्रशासन का आधार जो था वो क्या बनाया? वो प्रशासनिक ना बना करके वो बनाया धार्मिक, जिसमें उन्होंने पूर्वी बंगाल में पूरे मुस्लिम बहुल इलाके को और पश्चिम बंगाल पूरे हिंदू बहुल इलाकों में बांट दिया। परिणाम स्वरूप दोनों में ताकि विवाद उत्पन्न कर सके और बंगाल जो कलकत्ता जो कि आंदोलन का एक केंद्र बिंदु था उसको तोड़ा जा सके, ठीक है। ये अंग्रेजों की बहुत अच्छी चाल थी, ठीक है। तो क्या अंग्रेज इस चाल में सक्सेस हो गए? तो काफी हद तक अंग्रेज सक्सेस भी हो गए, क्योंकि उसी का परिणाम ये हुआ कि 1906 में हमें मुस्लिम लीग बनता है कि मुस्लिम लीग पार्टी बनती है, और यही मुस्लिम लीग उसी के जस्ट 40 साल बाद यानी कि 1947 में भारत का विभाजन तक कर देती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हिस्सा बंगाल का विभाजन रखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बंगाल विभाजन के दौरान यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में आपको बता दूं। यह लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और इन सब के गुरु अरविंद घोष, ठीक है। यही 4 लोग जो है यही इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं बंगाल के विभाजन में, और यही 4 लोग गरम दल के भी नेता हैं। अभी हम नरम दल के बारे में पढ़ रहे थे और ये सब गरम दल के नेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है, ठीक है। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और जैसे ही घोषणा की जाती है बहिष्कार की शुरुआत भी हो जाती है। बहिष्कार किस चीजों का? अंग्रेजी वस्तुओं का, ठीक है, अंग्रेजी संस्थाओं का, ठीक है, कोर्ट का, स्कूल का, इस तरीके से बहिष्कार की समस्या मतलब इस तरह के बहिष्कार का शुरुआत की जाती है, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन मतलब जिसमें लोग अपने देसी वस्तुओं का ही उपयोग किया करेंगे और विदेशी वस्तुओं का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहिष्कार तो जुलाई में कर दिया, लेकिन अब हमें कुछ नया चीज तो चाहिए, क्योंकि बहिष्कार हमने कर दिया लेकिन ये तो हमारी जरूरतें हैं, ठीक है, कपड़े तो हमारी जरूरतें हैं, ठीक है, अनाज तो हमारी जरूरत है। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत कर दी बहिष्कार के साथ ही। अच्छा, 11 अक्टूबर को हमने शोक दिवस बनाया था। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में अब जब हमने इतना कुछ कर लिया, इसके बाद भी अंग्रेज मतलब नहीं माने और इन्होंने आंदोलन मतलब ये जो था कि उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि बंगाल का विभाजन तो होके रहेगा, इसीलिए हमने शोक दिवस मनाया। और इसके माध्यम से हमने क्या किया कि हमने जगह जगह एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है, गंगा में हमने स्नान किया और घरों के अंदर अनाज बनाना बंद कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक छोटी सी भूमिका हमने इस शोक दिवस के अंदर मनाई, ठीक है। इसके साथ हमारे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? हमें अपने फोटो दिखाई था कि तिलक जो थे बंबई से थे, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, चित्तरंजन पिल्ले जो थे वो मद्रास से थे, विपिन चंद्र पाल हमारे बंगाल से थे। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं ये भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं बंगाल विभाजन के दौरान। देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में हमको बता दो। देखिए कितना बड़ा बंगाल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा बंगाल का हिस्सा है। देखिए, बंगाल का विभाजन जो होता है कांग्रेस ने 1905 में औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत भी कर दी। मतलब अभी तक जो बंगाल विभाजन चल रहा था कांग्रेस ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, ये अपने आप ही चालू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार अपने आप ही चल रहा था। लेकिन 1905 में कांग्रेस का शासन हमेशा दिसंबर में होता है, याद रखना। तो दिसंबर में कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने औपचारिकता की शुरुआत कर दी। इस टाइम के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। तो क्या बंगाल विभाजन अगर इतने सारा आंदोलन होने के बाद क्या बंगाल विभाजन खत्म हो गया? तो हाँ, बंगाल विभाजन जो था 1911 में सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है, और दिल्ली कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर दिया गया 1911 में, ठीक है। 1911 में क्या किया गया? बंगाल का जो विभाजन था उसको रद्द कर दिया, यानी कि सारे दोनों बंगालों को एक कर दिया गया, पूर्वी और पश्चिम बंगाल को, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया गया? दिल्ली की जो राजधानी थी उसको अलग कर दिया गया, और उसके कुछ साल बाद ही हमें बिहार को भी अलग राज्य बना दिया गया, ठीक है। बिहार और असम को अलग राज्य किया गया। असम तो पहले ही हो चुका था, बिहार को उसके बाद कर दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने नरमपंथियों के बारे में पढ़ा, हमने गर्मपंथियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। नरमपंथी क्या करते थे? पत्र पत्रिका के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते थे। गर्मपंथी क्या करते थे? बहिष्कार और स्वदेशी के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते थे। तो दोनों अपने अपने कार्यों को बहुत बखूबी कर रहे थे, लेकिन इनका जो आंदोलन था वो एक प्रकार का शांति प्रिय आंदोलन था, ठीक है। इतना
कठोर नहीं था, इतना महत्वपूर्ण, मतलब उनको इनका जो आंदोलन था ये इतना अग्रेसिव नहीं था, इतना हिंसक नहीं था। लेकिन अब का जो आंदोलन आएगा वो हिंसक शुरू हो जाएगा। किसके द्वारा? क्रांतिकारियों के द्वारा। अभी तक जो अंग्रेजों ने केवल नेतृत्वकर्ताओं को देखा था, उन्होंने केवल पढ़े लिखे शिक्षित भारतीयों को ही देखा था। अब वो उन भारतीयों को देखेंगे जो बलिदान की बात करेंगे, जो अंग्रेजों के ऊपर सीधा हमला करेंगे, ठीक है। अब उन्हें पत्रिका के माध्यम से सरकार से मांग नहीं रखनी, अब उन्हें छोटे मोटे धरने नहीं देने, अंग्रेजों की लाठियां नहीं खानी। अब ये कार्य करेंगे, सीधा अंग्रेजों के ऊपर हमला करेंगे। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, जो क्रांतिकारी होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? उनका जो लक्ष्य होता है वो होता है कि आप बलिदान के माध्यम से, मतलब खुद की बलिदान के माध्यम से अंग्रेजी शासन का अंत करेंगे। यानी कि खुद की वो आत्महत्या करके अंग्रेजी शासन का अंत करेंगे। कैसे करेंगे? जो अलोकप्रिय नेता है, ठीक है, उनकी हत्या करेंगे, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है, इसी आंदोलन के बीच में क्या कहते हैं, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये जो दोनों द्वारा किंग जॉर्ज की हत्या करने का प्रयास किया जाता है। किंग जॉर्ज कौन होता है? किंग जॉर्ज होता है मुजफ्फरपुर जो होता है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। तो मुजफ्फरपुर के एक बदनाम जज होते हैं जिनको मारने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मारने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन क्या इसमें सफल होते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये दोनों होते हैं इसमें सफल नहीं होते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि एक जो वकील होता है, ठीक है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे दोनों उस पे मारे जाते हैं, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान, मतलब इसके दौरान। इसमें क्या होता है, जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं खुद को गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है। और खुदीराम बोस सबसे छोटे उम्र के क्रांतिकारी होते हैं जिनको सबसे पहले फांसी दी जाती है। ऑलमोस्ट 19 साल के वो छोटी सी उम्र में होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग कौन था उस टाइम पे? भारत का गवर्नर जनरल। उसके ऊपर हत्या का प्रयास किया जाता है रास बिहारी बोस और सचिननाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, 1905 में इंडिया हाउस बनता है लंदन में। ये क्या होता है, ये इंडिया हाउस जो होता है वो अपने आप में क्रांतिकारियों का एक केंद्र बन जाता है लंदन के अंदर। इसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो क्रांतिकारी होते हैं ना, वो यहाँ आते हैं, ठहरते हैं, अपने विचार रखते हैं। ये जो इंडिया हाउस होता है, इसके अंदर विचार रखने के साथ साथ वो क्या करते हैं, इसे, मतलब ये जो इंडिया हाउस होता है इसके अंदर अपने विचार रखते हैं और समाधान निकालते हैं कि कई सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, भारत को किस प्रकार की आजादी दिलवाई जा सके, ठीक है। ये जो 1905 में जो इंडिया हाउस बनता है, ये बनाया जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है। अच्छा, इसी बीच क्या होता है कि मदन लाल ढींगरा नाम का जो व्यक्ति होते हैं, भारतीय होते हैं, ये क्या करते हैं, कर्जन विली की हत्या कर देते हैं। कहाँ पे? लंदन के अंदर, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो इधर तो हो गया देश के अंदर। अच्छा, कि विदेश में भी यही चीजें चल रही थी। देखिए विदेश में क्या जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, वो चल रहा था इंडिया हाउस जो लंदन में था उसके द्वारा, ठीक है। एक तरफ तो इसने कमाल कर रखी थी, मदन लाल ढींगरा ने कमाल कर रखी थी, ठीक है। जो मैडम कामा थी, ठीक है, मैडम कामा थी, इन्होंने क्या किया था कि फ्रांस के अंदर में वंदे मातरम नाम की पत्रिका भी उन्होंने लॉन्च कर दी, इन्होंने, मैडम कामा ने, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गदर आंदोलन शुरू हो जाता है। कहाँ पे? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसका नाम होता है सोहन सिंह भांगड़ा, ठीक है, सोहन सिंह भागना द्वारा गदर आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि भारत के अंदर में बाघा जतीन नाम होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है बाघा जतीन, ठीक है। बाघा जतीन जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलवाया जाता है। और ये क्या करते हैं, क्रांतिकारियों के माध्यम से ये क्या करते हैं, कुछ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के जो अंग्रेज की सत्ता होती है, अंग्रेजी सरकार होती है, उनकी जो फैक्ट्री होती है जहां पर बम बारूद वगैरह बनाया जाता है, इन बारूदों पर कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक बहुत बड़ी बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का कब्जा कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का अब जो रवैया होता है वो काफी सख्त हो जाता है और इन्हें उड़ीसा के अंदर पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी दी जाती है। लेकिन इनका जो योगदान होता है कि ये उस पर कब्जा करके वहां के सारे जितने भी बम बारूद होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और मूल काम होता है कि आंदोलन या क्रांति की जा सके। लेकिन इनकी क्रांति करने से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा उड़ीसा में इन्हें पकड़ लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा कामागाटा मारू सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कामागाटा मारू क्या होता है, ये एक शिप है, ठीक है, कहाँ का? जापान का, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अंग्रेज एक यूज बनाती है कि सीधा भारतीय जो होंगे वो भारत से सीधा अगर कोई चीज अगर सीधा भारत से कनाडा की तरफ जाए तो वो वहां पे शिफ्ट हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई जहाज थी नहीं उस दौरान कि ऐसा कुछ हो सके। तो उसी समय क्या होता है कि छोटे छोटे जहाज, अंग्रेज फिर एक कानून बनाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सीधे भी
कनाडा जा सकते हो, क्योंकि कनाडा भी अंग्रेजों का हिस्से में होता है और भारत भी अंग्रेजों के उपनिवेश होता है। दोनों ही भारत के उपनिवेश होते हैं, कनाडा और भारत दोनों ही। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि एक जहाज जो जापान से निकलती है कनाडा की तरफ, लेकिन जैसे ही कनाडा की तरफ जाती है, कनाडा की सरकार जो होती है वो इसे मना कर देती है कि वो यहाँ पे किसी भी भारतीय को उतरने नहीं देंगी। परिणाम उन्हें फिर से वापस भारत आना पड़ता है। और जैसे ही वो लोग भारत आते हैं, इस दौरान क्या होता है कि गदर पार्टी के कुछ सदस्य उसके अंदर चले जाते हैं और वो भाषण दे करके लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ ले आने का प्रयास करते हैं, और वो इस काम में बहुत अच्छे सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कलकत्ता के पोर्ट में पहुंचते हैं, अंग्रेजों द्वारा तो उस समय फायरिंग की जाती है, जिसमें कि 22 लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो कामागाटा मारू इस तरह का एक इंसिडेंट होता है, जिसमें कनाडा की सरकार ने हाल ही में इसके लिए माफी भी मांगी है इस योजना के कारण। उस समय हमने भारतीयों को शरण नहीं दी, अगर हम उस समय भारतीयों को शरण दे देते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी बीच क्या होता है कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। कहाँ पे? होम रूल मूवमेंट की शुरुआत देश में ही होती होती है। ठीक है, तिलक जी के द्वारा अप्रैल 1916 में, और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा। क्या होता है होम रूल? होम रूल मूवमेंट ये होता है कि जितने भी भारतीय हैं उनका खुद का एक शासन होना चाहिए, जैसे कि आयरलैंड में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ अधिकार भारतीयों को मिले और कुछ अधिकार अंग्रेज अपने पास रखें। ठीक है, लेकिन भारतीयों का जो अधिकार है उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और खास करके जितने भी आंतरिक मामले हैं वो भारतीयों के पास ही होना चाहिए, जबकि बाहरी मामले हो वो अंग्रेज अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, होम रूल मूवमेंट इस तरीके से 1916 में शुरू होती है। ठीक है, एनी बेसेंट सितंबर में इसके साथ जुड़ जाती है। ठीक है, ये रही एनी बेसेंट जी, ये उसके साथ होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे का जो हमारा टॉपिक है, अभी गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है, और हम कोशिश टॉपिक को हम अभी कभी जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, ताकि हम इसको बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।